वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। रात को 9 बजे वाली जो ये सीरीज़ है यूपीपीएससी आरओ एग्ज़ाम के लिए, इसमें हम लोग प्री मेंस जीएस के जो क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी मैंने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट की है। जो इंडियन ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन थे, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में क्लासेस ऐड हैं, देख सकते हैं। इसके साथ में अब अगला सब्जेक्ट स्टार्ट किया है मैंने पॉलिटी। तो सब्जेक्ट वाइज मैं अभी सीरीज लेकर के चल रही हूँ, फिर साथ में मिक्स क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे या फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मैं आपको करवाने वाली हूँ एग्जाम तक। तो जो भी क्लासेस अभी हो रही हैं उनको फॉलो कीजिए, साथ में जो पहले क्लासेस हो चुकी हैं उनको रिवाइज कीजिए। आप न्यू हैं इस चैनल पर, डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है जीएस सीरीज के लिए, जिसमें आप थ्योरी कवर करेंगे और रात को 9 बजे ये प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की। और आप अपने रिव्यू जरूर लिख करके बताइएगा अगर आप न्यू हैं तो आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। इसके साथ में आप इनकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, कोर्स परचेज करना चाहते हैं, या फिर अभी यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए जैसा कि एग्ज़ाम डेट बढ़ गई है, आरओ एग्ज़ाम दिसंबर मध्य में 22 दिसंबर को होना और यूपीपीसीएस प्रीलिम्स मध्य जो दिसंबर का समय दिया गया है वो है। अभी कन्फ्यूज़न है एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, लेकिन फिर भी पढ़ाई करते रहना है क्योंकि एग्ज़ाम आगे होगा ज़रूर। तो अभी जो समय है वो आप दीजिए अपनी पढ़ाई पर, और जो भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं या काफ़ी चीज़ें हो रही हैं साथ में आप उनको ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कीजिएगा, उसको ब्रेक मत कीजिए, रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और आप अच्छे ढंग से प्रिपरेशन कर पाएँ। इसलिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ने अपना बेस्ट कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें आप जीएस के साथ साथ आपका जो सीसेट वाला पोर्शन है या फिर आरओ का एग्ज़ाम दे रहे हैं आरओ का, तो फिर हिंदी वाला पोर्शन उसमें आ जाता है। तो दोनों पेपर की प्रिपरेशन आप कंप्लीट प्रिपरेशन लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए कर सकते हैं बिना देर किए। आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर हैं उन पर कॉन्टैक्ट करके अपने कोर्स को परचेज कीजिए। अभी फेस्टिवल ऑफर चल रहा है, 25% का डिस्काउंट है। तो कोर्सेज में फैसिलिटीज़ आपको ये दी जा रही है कि पहले सारे जो सब्जेक्ट हैं उनको कवर कीजिए, उनकी क्लासेस दी गई हैं, तो सारी क्लासेस देखिए, जो डाउट है वो आपको उसी में क्लियर हो जाएंगे जो आपके सब्जेक्ट्स को लेकर के। फिर आप प्रैक्टिस कीजिए। पेड क्विज है, टेस्ट सीरीज है, बेहतर टेस्ट सीरीज है, जो कि जो भी ट्रेंड चल रहा है सिर्फ उसी पे आधारित है। एक्स्ट्रा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं ऐड की गई है जो आपके एग्जाम से रिलेटेड ना हो। तो कंटेंट वही आपको पढ़ना है जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। इधर उधर की कोई मैगजीन, कोई बुकलेट, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ जितना कोर्स में दिया गया आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है और वो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो जो एग्जाम में जैसे प्रश्न बनते हैं सेम वैसे ही प्रश्नों का संग्रह मिलेगा। कोई डाउट है, कुछ भी जानकारी चाहिए, आप कमेंट करके पूछे, मैं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगी। और पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए क्लास से स्टार्ट करते हैं। आज के सेट का ये पहला प्रश्न है। 81st क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। ऑप्शन ए है साइमन कमीशन, ऑप्शन बी है राजा जी फॉर्मूला, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना या फिर ऑप्शन डी है बेवेल योजना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना, जो कि 1946 डेट याद रखनी है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 82nd क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स प्रोवाइडेड द सिस्टम ऑफ फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी। ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 या फिर ऑप्शन डी है भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935। 83rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है। काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार या फिर समता का अधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काम का अधिकार, राइट टू वर्क। ये द्वितीय पीढ़ी का मानव का अधिकार समझा जाता है। 84th क्वेश्चन है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया था। आपको दिया गया आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 43, आर्टिकल 45, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 50। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 43।
तो ये जो आर्टिकल 43, 45, 47 और 50 हैं ये डीपीएसपीज में आते हैं, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत में आते हैं। और ये जो आर्टिकल 43 है इसके तहत राज्य कामगारों के लिए जीवन निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, अवकाश का उपभोग करने वाली काम की दशाएं, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर ये सब प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। और इसी में जो ग्रामों में कुटीर उद्योग हो गए, ठीक है, सहकारी आधार पर बढ़ाने के प्रयास करने के लिए ये सारे प्रावधान दिए गए हैं और गांधीवादी दर्शन पर ये आधारित है। इसी में 2 आर्टिकल और जोड़े गए थे, 2 संशोधन हुए। पहला 42वां संशोधन होता है जो कि 43A है। इसके तहत राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा, ये बताया गया। और आर्टिकल 43B है, ये भी इसमें ऐड किया गया है। वो भी ये जो अधिकार है इसके तहत राज्य सहकारी समाजों के स्वैच्छिक निर्माण और उनके स्वशासी कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण और बात की जाए इसके साथ साथ व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। ये 97th अमेंडमेंट के द्वारा 2011 में जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये याद रखना आर्टिकल 43 और आर्टिकल 45 दिया गया, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 50 ये भी क्या है, एक तरह के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। तो आर्टिकल 45 जो है इसमें आप देखेंगे इसके तहत राज्य क्या करेगा, जो 6 वर्ष से आयु पूरी कर चुके हैं, जो बाल्यावस्था में हैं, उन बच्चों की शिक्षा के लिए बंद करेगा। लेकिन आप याद कीजिए इसी में जो दिया गया था 6 वर्ष तक की जो आयु, 6 से 12 वर्ष की या 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा के लिए मौलिक अधिकार बना दिया गया, वो पहले आर्टिकल 45 में थी, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में था, ठीक। उसके द्वारा इसमें कुछ भाषा में परिवर्तन किया गया। तो इसमें परिवर्तन करके क्या किया गया कि बालकों के लिए 6 वर्ष की जो आयु पूरी करने तक प्रारंभिक शिक्षा होती है वो देख रेख किसमें की जाएगी, आर्टिकल 45 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 46 के तहत राज्य द्वारा, 46 तो मैं बता दे रही हूँ, इसमें दिया नहीं हुआ। तो आर्टिकल 46 में क्या होगा, इसके तहत राज्य अनुसूचित जातियों, जनजातियों और जो दुर्बल वर्ग है इनके शैक्षिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देने का प्रावधान करेगा। आर्टिकल 47 इसमें दिया गया। तो इसमें राज्य नागरिकों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए जो लोक स्वास्थ्य के सुधार हैं उनमें अपने जो प्राथमिक कर्तव्य हैं उनको करेगा, ठीक है। आर्टिकल 50 क्या है, तो 50 में ईजी है आपको याद रखना, इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण दिया गया है, ठीक है। तो ये हो गए जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स थे। 85वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण और 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 14 वर्ष तक हमने अभी बताया, 6 से 14 वर्ष तक की आयु की बच्चों की जो निःशुल्क सुविधा है शिक्षा की वो आ जाएगा फंडामेंटल राइट्स में 21A आर्टिकल जो है, ठीक है। ये अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था और जो अब भाषा में परिवर्तन किया गया 86वें संविधान संशोधन के द्वारा वो नीति निर्देशक सिद्धांत में अभी मैंने बताया था वो कितने 6 वर्ष तक के जो बाल्यावस्था के जो बच्चे उनकी शिक्षा का प्रावधान है। 86वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय धन विधेयक के उपबंध में सम्मिलित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है कर से संबंधित उपबंध, ऑप्शन बी है उधार या फिर ऋण लेने से संबंधित उपबंध, ऑप्शन सी है संचित निधि तथा आकस्मिकता की अभिरक्षा से संबंधित उपबंध, ऑप्शन डी है जुर्माने या अर्थदंड से संबंधित उपबंध। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जुर्माने या फिर अर्थदंड से संबंधित उपबंध। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताने हैं कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। सेकेंड, उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या फिर दायित्व नहीं होता है। थर्ड है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। फोर्थ है राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बताने हैं इसमें कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। राइट आंसर ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि राष्ट्रपति के बाद दूसरा जो प्रतिष्ठित पद होता है वो उपराष्ट्रपति का है, ठीक है। इनके पास राष्ट्रपति से संबंधित कोई या उपराष्ट्रपति से संबंधित कोई कार्य नहीं होता इनके पास, जब राष्ट्रपति की अनुपस्थिति होती तब ये अपने कार्यों का निर्वहन करते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 88 क्वेश्चन है, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। ऑप्शन ए है एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ऑप्शन बी सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, ऑप्शन सी सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो, और ऑप्शन डी एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का हो। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान एक ही व्यक्ति में निहित हो। 89 क्वेश्चन में बताना है संसद के अधिकारियों में क्या सम्मिलित है। पहला है अध्यक्ष लोकसभा,
सेकंड है उपाध्यक्ष लोकसभा के, थर्ड है महासचिव लोकसभा और फोर्थ है अध्यक्ष राज्यसभा। बताना संसद में कौन कौन से अधिकारी शामिल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंधित करने वाला अधिनियम पारित किया गया था। वर्ष बताना है कौन सा है। 1974 में, 1976 में, 1979 में या फिर 1980 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में। 91st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है। जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत। तो 73वें संशोधन में बताना है, ठीक है। इसमें जिला पंचायत है, क्षेत्र पंचायत है और ग्राम पंचायत है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। 92nd क्वेश्चन है, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है। पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 2 या पार्ट 4 में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, पार्ट 2 में। तो आपको सारे पार्ट्स तो याद होने चाहिए। यहाँ पर 4 दिए गए, जैसे कि भाग 1 में भारत संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 की बात की जाए तो यहाँ पर नीति निर्देशक सिद्धांत है, 4A में मौलिक कर्तव्य है। 93rd क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 22। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 20 में। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में जो संरक्षण है वो आर्टिकल 20 के तहत दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए तब तक दोष सिद्ध नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसके द्वारा किया गया कार्य उस समय किसी विधि के अधीन अपराध ना हो। साथ ही अपराध करते समय लागू विधि के अधीन वर्णित दंड से अधिक दंड भी नहीं दिया जा सकता। तो इस प्रकार कई प्रावधान आपको इसमें देखने को मिलेंगे आर्टिकल 20 में, ठीक है। आर्टिकल 21 दिया गया है इसके आगे, ये क्या हो जाएगा, तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का जो संरक्षण है वो आर्टिकल 21 के तहत है, ठीक है। फिर आर्टिकल 22 की बात करते हैं। देखिए जो आर्टिकल 19 है ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये किसमें हो जाएगा, आर्टिकल 19 में। अब बात करते हैं हम लोग आर्टिकल 22 की। ये निवारक निरोध कानून से संरक्षण प्रदान करता है, आर्टिकल 22 याद रखिएगा, ठीक है। तो बाकी मैंने आर्टिकल्स आपको बता दिए, ये फंडामेंटल राइट्स हैं। 94th क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया था। आर्टिकल 331, आर्टिकल 221, आर्टिकल 121 या आर्टिकल 139। राइट आंसर ऑप्शन है आर्टिकल 331 में। 95th क्वेश्चन है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। आर्टिकल 117, आर्टिकल 119, आर्टिकल 121 या आर्टिकल 123। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 117। तो आर्टिकल 117 के उपबंध 1 और 3 के तहत वित्तीय विधेयक की 2 श्रेणियां दी जाती हैं और इसका उल्लेख किसमें मिलेगा, आर्टिकल 117 में। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। 96 क्वेश्चन है, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। आर्टिकल 338A में, आर्टिकल 337, आर्टिकल 338 या आर्टिकल 339। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 338A में। 97th क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है। आर्टिकल 127, आर्टिकल 122, आर्टिकल 26 या आर्टिकल 139। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 122। 98th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। 40 अमेंडमेंट जो 40वां था, या 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट या 46th अमेंडमेंट, ठीक है। बताना इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 44वां संशोधन अधिनियम आया, या 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था जिसके जरिए से संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया। 99th क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है। आर्टिकल 243C, आर्टिकल 243D, आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243I। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
आर्टिकल 243D, जिसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रतिनिधित्व जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? आर्टिकल 19, आर्टिकल 17, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। ठीक है, तो 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने, खान या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। ये आर्टिकल 24 में है। और आर्टिकल 23 मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध करता है। ये जो आर्टिकल 23 और 24 हैं, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं। आर्टिकल 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया। आर्टिकल 19 में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। 101st क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसी एक को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, आर्टिकल 29 या आर्टिकल 32? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 32 को कहा है। क्या कहा है? हृदय और आत्मा कहा है भारतीय संविधान में, जो आर्टिकल 32 है, याद रखिएगा। इसके अलावा और जो आर्टिकल्स दिए गए हैं उनको भी देख लीजिए। तो आर्टिकल जो 14 है ये समानता का अधिकार प्रोवाइड करता है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर आर्टिकल 25 भी आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये आर्टिकल 14 मैंने बता दिया है, ठीक है। आर्टिकल 25 देखते हैं। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है और इसके तहत प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ साथ धर्म को मानने, उसके आचरण करने, प्रचार करने, इसकी स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अब आर्टिकल 29 की बात करते हैं। ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार है। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनके हितों का संरक्षण दिया गया आर्टिकल 29 में। 102nd क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है? ऑप्शन सी है दोनों है, या फिर ऑप्शन बी ना तो ए ना तो बी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, या एक तरह का विधिक अधिकार है। तो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटी के। आई होप आपको समझ में आए होंगे और ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जो कि आरओ एग्ज़ाम में पूछे गए हैं पिछले वर्ष, और यूपीपीसीएस एग्ज़ाम में भी ये इम्पोर्टेंट रहने वाले, और ऐसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कोशिश कीजिए इनको प्रिपेयर कीजिए, या इन क्वेश्चन से थोड़ी सीख लीजिए कि कैसे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। अभी जो बचा हुआ समय है, लगभग 1 महीने का जो समय आपको मिला है यूपीपीसीएस के लिए और आरओ एग्ज़ाम के लिए, ढंग से प्रिपरेशन करते रहिए, बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए। जो आप पढ़ रहे हैं उसको तो रिवाइज कीजिए ही, साथ में प्रैक्टिस बेहतर ढंग से कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप एससीएस की पेड क्विज ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहते हैं कि अच्छा स्कोर कर पाएँ, तो वही पैटर्न फॉलो कीजिए जो एग्ज़ाम का ट्रेंड रहा है। और वैसे क्वेश्चन आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज में मिल जाएंगे। इसके अलावा क्रैश कोर्स भी अवेलेबल है। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड कीजिए, ज्ञान से कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा, आपको तुरंत डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।